घनश्याम जी, खाली पुष्पम की व्यवस्था है, पत्रम की नहीं है। वो कोई बात नहीं, उधार में रहा सब कुछ। सभी को नमस्कार। तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले तो माफी चाहूंगा, हम लोग थोड़ा देर हो गई हम लोगों को, लेकिन मैं जब आपको बताऊंगा देर होने का कारण तो आप सब लोग तालियां बजाएंगे। पहले बताइए, नहीं उसके बाद में ज्यादा बजाएंगे, मुझे पक्का मालूम है। तो कहानी ये है कि जब हम लोग घर से रवाना हुए और जब हम यहाँ तक पहुंचे, उस बीच में हम बाबा बन गए हैं। तो ये खबर है। चलने से पहले जब हम लोग चले थे तब बाबा नहीं थे, लेकिन जब यहाँ पहुंचे तब तक हम बाबा बन गए हैं। तो हमारा बेटा जो है, बेटा और बहू लंदन में रहते हैं। उनका रास्ते में, हाँ, तो ये सेलिब्रेशन तो बनता है। वेरी गुड। एक एक्स्ट्रा कारण हो गया है सेलिब्रेशन का। तो आज तो खुशी दुगनी हो गई भैया। हो गई है। और आपको लेट यू नो कि हम बाबा तो हम पहले भी बन गए थे, तो हम वही कहते थे सब लोगों को कि 3 साल पहले हमारा एक पोता हुआ था, तो दादागिरी तो हमने तभी से शुरू कर दी थी। आपने की थी कि छोटे वाले ने? नहीं, वो हमारे दादा हैं। दादागिरी तो हमारी थी, लेकिन अब हमारी दादागिरी कंफर्म हो गई है, तो एक बिटिया हुई है। वेरी गुड, गुड, कांग्रेचुलेशन भैया भाभी आपको। थैंक यू सो मच। चलिए, नहीं मैं हम लोग हमारे जो मेहमान हैं सबसे पहले, और हम लोगों को तो हम तो लोकल हैं तीनों, घनश्याम जी, मैं, रजनी। तो आज हम वीना जी को सुनेंगे, और वीना जी से मैं खुद भी पहली बार मिल रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन हमें खुशी है कि वो हमारे बीच में मौजूद हैं। वीना जी भोपाल में, मुझे जितना परिचय मालूम है उतना ही मैं बता रहा हूँ, भोपाल में रहती हैं और प्रोफेशन से गायकोलॉजिस्ट रही हैं, लेकिन साहित्य में बहुत रुचि रही है और कई किताबें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में, कविताओं की, कहानियों के उपन्यास लिखे हैं। तो हम लोग तो ना ऐसे ही छोटे मोटे लिख लेते हैं, चलते फिरते कहानियाँ, कविताएं, लेकिन एक आज हमारे बीच में एक सच्ची साहित्यकार हमारे बीच में मौजूद हैं, तो हमें खुशी है। और क्योंकि ना हम लोग शुरुआत वीना जी से ही करें, बाद में कुछ जो भी समय होगा उसमें हम लोग सुनाएंगे। तो मैं वीना जी को आमंत्रित करता हूँ, और किन पंक्तियों के साथ आमंत्रित किया जाए। तुमने बताया नहीं कि हमें ये भी कुछ करना पड़ेगा। आपको तो अभ्यास है, बताना। तो चलिए, वो मुझे ठीक से याद आ गई तो मैं सुना देता हूँ। 4 पंक्तियाँ कुंवर बेचैन जी की हैं मेरे ख्याल से, कि किसी को गीत देता हूँ, किसी को साज देता हूँ, किसी को गीत देता हूँ, किसी को साज देता हूँ, अगर दिल आ गया जिसपे उसे कुछ राज देता हूँ, नहीं जब पास रहता है मेरे कुछ भी लुटाने को, नहीं जब पास रहता है मेरे कुछ भी लुटाने को, किसी सोई हुई आवाज को आवाज देता हूँ। इन पंक्तियों के साथ वीना सिन्हा जी भोपाल से। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, अमेरिका आती रही पिछले कई वर्षों से, पर पहली बार आप सबके बीच में बैठ कर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं अमेरिका में हूँ। बिल्कुल अपने घर का अहाता महसूस हो रहा है कि मैं जैसे अपने ही घर में, तो बिल्कुल से मिलकर तो और भी ज़्यादा लगने लगा कि हम मीनाल और 5 नंबर में भोपाल में घूम रहे हैं। और कल अनूप जी से बात कर अचानक ही अतुल जी से मुलाकात की और ये कार्यक्रम बन गया। मैं पेशे से जैसा बताया स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, और मध्य प्रदेश के बहुत पिछड़े हुए गाँव में और ज़िलों में मैंने काम किया, खासतौर से आदिवासी बहुल इलाके में काम करने के कारण एक अलग तरह का अनुभव होता है जब आप औरत की तकलीफ को बहुत दूसरे
नज़रिए से देखते हैं। और मेरे बच्चे भी उन्हीं छोटी जगहों पर पढ़े और आज दोनों अमेरिका में हैं। और उसके बाद मुझे इतिहास में रुचि थी। कविताएं मैं बचपन से लिखती थी, पर महाभारत के दूसरे खंड में ययाति कन्या माधवी की कथा है, जो हमारे देश के एक पुराने इतिहास की ओर ले जाती है। उस कथा पर जो उपन्यास लिखा था प्रज्ञा के नाम से, वह 98 में प्रकाशित हुआ और किताब घर से उसका प्रकाशन हुआ और मैन्यूस्क्रिप्ट को नेशनल अवार्ड मिला था उसके। एक उत्साह बन जाता है, एक सिलसिला बन जाता है और कविताएं लगातार लिखती रही। अब तक 11 किताबें इस तरह से प्रकाशित हुई हैं। और तो मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का पुरस्कार, वागीश्वरी पुरस्कार इत्यादि ये उत्साहवर्धन करते रहे। और अभी पिछले वर्ष 24 में नालंदा, आप सब जानते हैं कि भारत को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज हमारा इंडियन डायस्पोरा सब और दिखता है, पर एक समय ऐसा आया था जिसको हम एक काला इतिहास कहते हैं, जब मुस्लिम इन्वेजन भारत में हुआ और उस समय बख्तियार खिलजी ने नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को जला दिया था। उस कथानक को लेकर एक उपन्यास लिखा है जो अग्निगढ़ में जलती पंखुड़ियाँ के नाम से आया 2024 में। और ये साहित्य पर आज मैं उपन्यास से आपकी बात नहीं करूँगी। ये नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाए जाने के ऊपर लिखा गया उपन्यास है और इसके लिए करीब 8 साल रिसर्च की थी कि किस तरह से बुद्धिज़्म का डिक्लाइन हुआ और हिंदुइज़्म का फेस कैसे चेंज हुआ, सनातन धर्म का जो वास्तविक स्वरूप था उसमें किस तरह से परिवर्तन आया और हमारे देश में कितना अनाचार और अत्याचार हुआ जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ये और उसके बाद 2 काव्य संकलन मेरे आए हैं, उनमें से एक हिंदी का है जो 2025 में ही आया है, ये भोपाल से प्रकाशित आइसेक है, और एक कविता का अंग्रेजी संकलन है। तो मैं आज आपको अपनी हिंदी कविताओं में से कुछ सुनाऊंगी। और मुझे लगता है कि अंग्रेजी तो आप लोग यहाँ रात दिन सुनते हैं। नहीं, हिंदी इज थोड़ी गुड। बहुत समझ लेते हैं अंग्रेजी भी वैसे। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं आती हमें। तो सुनाइएगा ये जी सैंपल के लिए। जी जी, क्योंकि मैं ये छोड़ने आई थी दरअसल कॉपी छोड़ के, पर इसमें ये मेरी क्या है, ये लॉन्च वाली कॉपी आ गई है। छोटी कॉपी मैं आपको दूँ। क्योंकि हम सब आप देखें तो प्रकृति से अपना समायोजन किस प्रकार करते हैं। प्रकृति के हर अंग में उपस्थित है, चाहे वह हमारे शरीर के पंच तत्व हों या प्रकृति के तत्व हों। और हमारा स्वरूप हम चाहे तो इस वृक्ष में हो सकते हैं या इस चिड़िया में हो सकते हैं। इस स्वरूप का परिवर्तन महसूस करना मनुष्य होना है। आनंद भैरव एक राग है। आप लोग जो संगीत में रुचि रखते निश्चित रूप से जानते होंगे, ये छूने वाले राग हैं। ये उन्नत शिखरों से चले आ रहे हैं, उन्नत शिखरों से चले आ रहे हैं, वेगवान रथों में बैठकर तेजस्वी मरुदगण। उन्नत शिखरों से चले आ रहे हैं, वेगवान रथों में बैठकर तेजस्वी मरुदगण। भूमि का वस्त्र लहरा रहा है, भूमि का वस्त्र लहरा रहा है। उषाएं रास्ता बनाती हैं, उषाएं रास्ता बनाती हैं सूर्य के लिए। उषाएं रास्ता बनाती हैं सूर्य के लिए। कौन भर रहा है बादलों में जल, कौन भर रहा है बादलों में जल, गाय के थनों में दूध। कौन भर रहा है बादलों में जल, गाय के थनों में दूध, फलों में रस और वनस्पतियों में कल्याण। कौन भर रहा है बादलों में जल, गाय के थनों में दूध, फलों में रस और वनस्पतियों में कल्याण। पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच इसकी प्रार्थनाओं से फूट पड़ी है पत्थरों से जलधार। पृथ्वी और आकाश के बीच इसकी प्रार्थनाओं से फूट पड़ी है पत्थरों से जलधार। और नदियां चली जा रही सागर की ओर लगातार। आरोह में बज रहे हैं, आरोह में बज रहे हैं स्वर। सारे
गम पध असा। कोई गा रहा है आनंद भैरव, कोई गा रहा है आनंद भैरव। तो प्रकृति के सभी तत्व हमसे जुड़ते हैं, उसी से संगीत उपजता है, उसी से कल्याण उपजता है। एक छोटी सी कविता है। जब एक फूल खिलता है, क्योंकि मैंने अतुल जी के बगीचे में ढेर सारे फूल देखे, बगिया देखी, और अभी यहाँ बाहर का मौसम है। दरअसल जब एक फूल खिलता है तब वास्तव में पूरा वृक्ष खिलता है। जब एक फूल खिलता है तब घनश्याम की वास्तव में एक पूरा वृक्ष ही खिलता है। उसकी जड़ें भी खिलती हैं, उसकी जड़ें भी खिलती हैं जिन्होंने सोखा था धरती से मिट्टी, खाद और पानी। वह तना भी पुलक उठता है जिसने उमंग से सब फूल के पराग तक पहुंचाया था। पत्तियां यूं ही इठला रही थी कि हवा को छान कर सूरज की रोशनी से उन्होंने ही समेटी थी मिठास। पत्तियां यूं इठला रही थी कि हवा को छान कर सूरज की रोशनी से उन्होंने ही समेटी थी मिठास। दरअसल जब एक फूल खिलता है तो वास्तव में पूरा वृक्ष ही खिलता है। वाह भाई वाह, वेरी नाइस। ये माँ और पिता के लिए एक कविता है जो माँ पहले रहा करती थी सुकमा, पाटापारा, राजेंद्र ग्राम, रीवा, शहडोल या नागपुर में। कभी रही छतरपुर या पन्ना में भी, सब जगह रहती है। अब तो सब जगह रहती है। फैला रखा है अपना आंचल इस तरह कि तेज धूप में भी बनी रहती है छाया। माँ ने फैला रखा है अपना आंचल इस तरह कि तेज धूप में भी बनी रहती है छाया। रात दिन सुनती हूँ उसकी कलाइयों में बजती चूड़ियों का संगीत। रात दिन सुनती हूँ उसकी कलाइयों में बजती चूड़ियों का संगीत, उसकी लोरियां, प्रार्थनाएं और मंत्र। बस कभी भी सो सकती हूँ, बस कभी भी सो सकती हूँ हमेशा के लिए उसकी गोद। कभी भी सो सकती हूँ हमेशा के लिए उसकी गोद में, जो एक जल भरे नीले जीवित ग्रह में बदल गई। जो एक जल भरे नीले जीवित ग्रह में बदल गई है। जो भी तुमसे पाया था माँ, उसे वापस लौटा रहे हैं। बच्चों की मुट्ठियों में रख, तुम तक पहुंच जाएगा माँ। पिता अब भी जागे हुए हैं, पिता अब भी जागे हुए हैं। सूरज के पहले ही अपनी हथेलियों से जगाते हैं ऊष्मा। अनूप जी, पिता अब भी जागे हुए हैं। सूरज के पहले ही अपनी हथेलियों से जगाते हैं ऊष्मा। दिखाते हैं कराग्र में वास करती लक्ष्मी। दिखाते हैं कराग्र में वास करती लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती और मूल में गोविंद। पिता अब भी जागे हुए हैं। सूरज के पहले ही अपनी हथेलियों से जगाते हैं ऊष्मा। अतुल जी, सूरज के पहले ही अपनी हथेलियों से जगाते हैं ऊष्मा और दिखाते हैं कराग्र में वास करती लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती और मूल में गोविंद। और मूल में गोविंद। फिर उतना ही पवित्र होता जाता है दिन जैसे गंगा की धारा। उतना ही पवित्र होता जाता है दिन जैसे गंगा की धारा। कश्मीर में आप लोगों ने सुना होगा काफी कब्रें अनजान लोगों की, जहाँ लोग नहीं जानते कौन किसको दफनाया गया। तो वहाँ जो दफनाने वाले थे वो कमीजें टांग दिया करते थे। तो कभी कोई आए तो पहचान लेता था कि उसके लोग यहाँ। कब्रों के सिरहाने पेड़ अब भी खड़े हैं। मिट्टी में कौन सोया है किसे पता है, किसे याद है उनका चेहरा या उनकी आंखों का डर। बस किसी ने टांग दी है उनकी कमीजें, जो सोए हैं भीतर सिरहाने के पेड़ों पर। वे अब भी झूलती रहती हैं, आती जाती यादों की तरह, और चांद फिसल जाता है बर्फ पर।
मैं बहुत लंबे समय रही हूँ और एक जमशेदपुर से, क्योंकि हमारे बीच में लोग हैं, तो मैं भी जब झारखंड गई थी तो ये कविता, वहाँ पर शीतल कुंडी में कोयले की खदानें हैं, जहाँ पर मजदूर कुछ कोयला चुरा कर भी ले जाते हैं और कुछ कपड़े खरीद लेते हैं उसके बदले। और पन्ना प्रसिद्ध है अपने हीरों के लिए, वहाँ हीरे की खदानें। धरती के कुछ फल पकते हैं लाखों बरस में, जैसे हीरा। धरती चुनती है कोयला, लपेट कर रखती है आहिस्ता से अपनी कोख में, परतों में सेती है एक माँ की तरह, देखती है बाट जन्मने की कि कब जन्मेगा उसका नया शिशु, जब देखेगा आसमान। धरती तो माँ है, चाहे जब तक और जितना रखना चाहिए धीरज करे रहती है। धरती तो माँ है, पकने पर छोड़ देती है आहिस्ता से अपना सबसे चमकदार फल, हीरा। और ये झारखंड की कविता है। शीतल कुंडी में कोयले की खदान, खानू कोयला बटोरता है मुंह अंधेरे। कुछ रुपया देगा रखवाले को, पैर पकड़ लेगा, डंडा खाएगा, फिर साइकिल पर बांध देगा कोयले की बोरी। जो मिल जाए रास्ता तुमका या जामताड़ा पकड़ लेगा। बिक गया कोयला तो लेगा आज के लिए चावल, मक्का, मछली और नमक। बच गए पैसे तो फिर खरीदेगा बेटी के लिए लाल और नारंगी फीता, एक किताब, एक कलम और छुआ भर सब। और मुझे लगता है हम लोग जीवन के जिस पड़ाव पर हैं वहाँ हमें जिससे मन करे उससे मिल लेना चाहिए, जो कहना है वो कह देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम सोचते रहते हैं और सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये कविता मैं सुना रही हूँ। वह जा चुका है किताब बंद करके, वह जा चुका है किताब बंद करके, यह शीर्षक है कविता का। जानता है आदमी, प्रीति जी, जानता है आदमी कि नहीं रहेगा यह जो अभी यहाँ है। जानता है आदमी कि नहीं रहेगा यह जो यहाँ है, फिर भी रूठ ही जाता है, फिर भी रूठ ही जाता है किसी से इस तरह कि मानो सब बना रहेगा ऐसे ही, मानो सब बना रहेगा ऐसे ही, जब तक कोई मना नहीं लेगा। कई बार वह लम्हा आता ही नहीं, कई बार वह लम्हा आता ही नहीं। पलट जाती है किताब के पन्नों की तरह जिंदगी और आखिरी पन्ने पर ठिठक जाते हैं कदम। वह अभी भी रूठा है और जिससे मनवाना था वह जा चुका है किताब पर। तुम्हें वो याद है क्या, कौन सी होगी अंतिम इच्छा? हम लोग सब काशी में मरने की बात करते हैं। देह के न रहने पर मरने के लिए भली है काशी, देह के न रहने पर मरने के लिए भली है काशी, पर जीते जी इस अचिंत्य आकर्षण से बंध कर भटकती है भाव दे तुम्हारे भीतर, तुम्हारे बाप। तुम्हारी आंखों के शोर में यह सुन पाना मुश्किल है कि शून्य पद पर कहाँ बसाओगे घर और कहाँ खत्म होगा जिसे चले जाने का। भय नहीं है, भय नहीं है। आदि मृत्यु और जीवन के आदि द्वंद्व का संध्या भाषा में तलाशती हूँ तुम्हारे अहैतुकी प्रेम की शुभगति। जीते जी विमुक्त होते मरणम यत्र मरण, यही मरना योग्य जहाँ तुम हो। और हेमंत हालांकि कह रहे थे नहीं, पर मैंने चूंकि महिलाओं के साथ में काम किया, बहुत तकलीफ है वक्त, और भारत में फीमेल फीटिसाइड प्रिवेलेंट है, हमें इस बात को जानना भी चाहिए। तो ये कविता मैं ज़रूर सुनाना चाहती हूँ क्योंकि ये शायद मेरे आत्मा से निकलती है। फिर भी जीना लड़की, बच भी जाओगी केरोसिन में छुलाई जाती तीली की बदबूदार लपट से, पर कैसे बच पाओगी पिता के माथे पर गहराई लकीरों के फंदे से, या तुम्हें पैदा करने के अपराध बोध से ग्रस्त माँ की आंखों के अंधे को। बिटिया, अब तो माँ की कोख भी महफूज नहीं रही तुम्हारे लिए,
जहाँ तैर लेती थी तुम 9 माह निर्धन, तुम्हें तलाशते गंडे ताबीज़ों के अलावा हमारे पास कोरियन बैटरी की सगाई है, अल्ट्रासाउंड की भेदती आंखें। तुम फिर भी जीना लड़की, जितनी बार मरना उतनी बार जी जाना, हमारी मृत संवेदनाओं की किलिमंजारो। तुम फिर भी जीना। और ये हम डॉक्टर्स के लिए इन्होंने इस अनहोली एक्सेस में अपना साथ दिया। फीमेल पीटी साइड, बेटी अगर तुझे सजाना है तरुण पहलियानी के डिजाइनर लहंगे से तुझे खत्म करना होगा 600 बेटियों से। बेटी अगर तुझे सजाना है तरुण पहलियानी के डिजाइनर लहंगे से तुझे खत्म करना होगा 600 बेटियों को। तेरा लहंगा खूबसूरत होगा, सूर्यकांत मणियों से सजा हुआ। तुम नाचो, तुम्हारे साथ थिरकेंगे 1200 कदम। तुम गाओ, तुम्हारे स्वर में खुल जाएंगे 600 सुर। तुम रोना मत, तुम्हारे साथ रोने लगेंगी 600 बेटियां, और उनके आंसुओं में डूब जाएगी दुनिया। अनुजी के आग्रह पर ये पुस्तक आई, मेरी ग्लिच इन द स्पेस टाइम। मेरी बेटी क्योंकि क्वांटम फिजिसिस्ट है, शी इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी, तो नेचुरली मैं क्वांटम ग्लिच में घूमती रहती हूँ। आई रीड अ लॉट अबाउट द क्वांटम। उसमें से कुछ कविताएं साइंस से रिलेटेड है, इस पुस्तक में भी है, वो मैं सुनाना भूल गई, फिर कभी होगा वो। जर्नी कॉल्ड लाइफ, आई फाइनली मेड इट। जर्नी कॉल्ड लाइफ, इट वाज सपोज्ड टू बी डिफिकल्ट। वी टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स बट वी नेवर डू दैट। Neither we landed on Mars nor we had that bumpy ride on stellar cloud. Now I have some seeds in my peas. Let's saw them in layers of earth and watch those pretty grains spreading their arms. To hug. We were living too far away from the soil in shielded places. Let's gather some caterpillars from the Hudson leaf. They are turning into pupas. We need to wait till shell ruptures, and trust me, a butterfly shall dance in her fancy attire on that exotic bloom. I could barely move my muscle or can blink in this moment. वाह भाई। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। मुझे आपकी तरफ से ही मुझे भी आश्चर्यचकित करने वाली बातें अच्छी लगती हैं। मैं नहीं जानता था कि ये आयोजन होगा। आप लोग भी शायद नहीं जानते होंगे कि यहाँ पे लोग आएंगे। ये सबके लिए सरप्राइज था भाई साहब आज। आश्चर्य दोनों को। आश्चर्य की बात यह है कि वह शते इश्क में, गरीबी में, गाम दर गाम धूल खाते। बता दूं दहशत को। वो अंग्रेजी वाली तो समझ में आ गई थी, आपकी वाली नहीं। अंग्रेजी वाली मेरी समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं है। नहीं, आप समझाइए जरा। दहशत है जंगल में रहने की स्थिति। जैसे मजनून है, मजनू और लैला का किस्सा बहुत मशहूर है। तो मजनू वो होता है कि उसको जुनून, वहशते इश्क में, इश्क में जुनून हो जाता है, जो वहशत हो जाती है, आदमी जंगली सा हो जाता है, अपने समाज को भूल जाता है। गरीबी में, गरीबी का अर्थ होता है विदेश में रहना। शाब्दिक अर्थ है गरीब वो व्यक्ति है जो कि विदेश में रहता है। वहशते इश्क में, गरीबी में, गांव दर गांव, हर एक कदम पर धूल खाते हैं। कर्ज काफी हुआ निगारों पर, निगार खूबसूरत महिला या व्यक्ति। कर्ज काफी हुआ निगारों पर, देखिए क्या वसूल पाते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए क्या वसूल पाते हैं। ये मैं तरह से ही अतुल अरोड़ा को ही समर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि आज उनसे थोड़ी सी उधार की बातें हुई थी। बाकी है, ठीक है, थोड़ा बाकी। इस रचना के लिए मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पर लोग होंगे या कौन कौन होंगे। वो बड़ा स्टैंड होते हैं ना माइक के, तो अगली बार के लिए जरा ध्यान रखना। ये बाथरूम सिंगर्स वाले माइक।
ये कैरियोके वाले होंगे। तो बहुत पहले एक रचना थी जो कई बार तुम कहते थे सुनाइए, और मैं सुना नहीं पाता था। इसकी छोटी सी भूमिका है, ज़्यादा लंबी नहीं कहूँगा। मुझे कोई बीमारी खास नहीं है, लेकिन आज से करीब 18 साल पहले मुझे प्रोस्टेट का कैंसर हुआ। वो एक अचानक की घटना थी। तो उससे जब मैं ठीक हुआ तो मैंने ये कविता की 2007 के आसपास। इसका शीर्षक रखा है जश्न गुस्ल। तो पहले ऐसी प्रथा होती थी कि जब बड़े बादशाह लोग बीमार पड़ते थे, कुछ दिनों के लिए कन्फाइंड होते थे, उसके बाद में जब वो बाहर आते थे तो एक गुस्ल का काम था, नहाने का आते थे। तो उस जश्न गुस्ल के लिए ऐसा नाम रख करके हास्य कविता है कि मौसम बाहर जैसा भी हो, मैं इसमें कुछ उदासीन हूँ। बारिश पड़ी थी आज, गर्मी थी, उससे पहले कोई बात नहीं। मौसम बाहर जैसा भी हो, मैं इसमें कुछ उदासीन हूँ। चाय पकौड़ी के अभाव में बहुत दिनों से तनिक क्षीण हूँ। इससे क्या अंतर पड़ता है? कौन बनाए चाय पकौड़े? चाहे 4 घरों से आए, सभी बना लें थोड़ी थोड़ी। और पकौड़े पालक के हों या पनीर के या गोभी के, बैंगन के भी चख सकता हूँ। प्याज पड़ी हो बीज सब्जी के, बिना प्याज के ना हो। इन्होंने खास तौर पे आज ध्यान रखा कि कुछ भोजन के अंदर प्याज हो, कुछ के अंदर ना हो, अलग से हो। अच्छा, ये अभी अभी लिखी गई है? नहीं, ये मेरे ऊपर? तो कब कौन किस समय टारगेट हो जाए? हिंट दिए जा रहे हैं। आलू की बात हो रही है। आलू के कुछ बुरे नहीं हैं। हाँ, कुछ नमक मिर्च कम रखना, वरना मन भर खा न सकूंगा, रह जाएगा केवल चखना। अगर धनिया वाले आलू बनाएंगे तो चटनी भी थी साथ में। चटनी भले टमाटर की, धनिये की या पुदीने की या खजूर की या केले की, बात करूंगा की नहीं। ओके। यही वो कर्ज था निगारों पर। क्यों तुमने पूछा नहीं? देखिए क्या वसूल था। तो चौंक न जाए, मेरा मतलब चाय वाय ही से है केवल। दार्जिलिंग की पत्ती वाली हरा हरा हो जिसका चाय आती थी ग्रीन रिवर की। चौंक न जाए, बात करूंगा पीने की। चौंक न जाए, मेरा मतलब चाय वाय ही से है केवल। दार्जिलिंग की पत्ती वाली हरा हरा हो जिसका लेवल, मीठा कम हो। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ना हो, मीठा कम हो, दूध ठीक सा, अदरक उसमें थोड़ी डालें। और चीनी मिट्टी के प्याले में हरी कीर्ति से टपका। इतना सब हो जाए मित्रों, ये तो लोगों को समझ है। इतना सब हो जाए मित्रों, तो बाकी क्या रह जाएगा? फिर भी हो आतिथ्य भाव, तो आगंतुक मीठा करता। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सब हो जाए मित्रों, तो बाकी क्या रह जाएगा? फिर भी हो आतिथ्य भाव, तो आगंतुक मीठा खाओ। ये पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो मन के लड्डू भाभी, वही तो मैं कह रही हूँ, सारे टारगेट में ही हूँ आज। ये हाँ, मन के लड्डू हैं। और वैसे लेके भी आए हैं। मन के लड्डू फोड़ रहा हूँ, उन्हें दिलों के
होए वाले। यदि श्रोता पाठक चाहें तो यह कभी जश्न खुशी की बात नहीं। और ये अंतिम है कि तिथि संवत्सर मास सुनिश्चित करके स्थान समय बताएं। नहीं हो कोई बस हाँ जी आप आइएगा, कहाँ हूँ मैं, कब आऊँ, ये पता नहीं। तिथि संवत्सर मास सुनिश्चित करके स्थान समय बताएं। अग्रिम स्वीकृति भेज रहा हूँ, कहीं बुलाना। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बहुत बहुत समाजवादी पार्टी है। ओके, समाजवादी पार्टी का सार्थक हो गया तुम्हारा आज। तुमने कहा न तुम तक पहुँचे मेरे भेजे हुए संदेश से, इसीलिए भेजा है मैंने अपनी पंजीकरण करा। वो तो संदेश गंभीर थे, यहाँ यह मेरे भेजे हुए संदेश। तुमने कहा न तुम तक पहुँचे मेरे भेजे हुए समूह से, इसीलिए अब भी भेजा है मैंने थोड़ा चना। इसीलिए अब भी भेजा है मैंने थोड़ा चना बनाकर, बीकानेरी सेब और बूंदी भी उसमें मिला दिए हैं। गला हुआ चिवड़ा डाला है, नींबू काला नमक मिला। पिस्ते की बर्फी, पेड़ा, संदेश, मलाई भुर्चन, अब तक और बहुत सी मावे की जो बना चुका स्वादिष्ट मिठाई। सोचा था तुम तक पहुँचा दूं, द्वार तुम्हारे दस्तक देकर। द्वार न खोले तुमने, वापस मेरे ही घर पर सब आए। और मधुर संबंध बनेंगे, खा लूंगा जब लाल। और मधुर संबंध बनेंगे, खा लूंगा जब लाल इमरती। बालूशाही का सेवन होगा सब रसगुल्ले मिलाकर। तुमने कहा न तुम तक मेरे भेजे हुए समूह से, इसीलिए अब भी भेजा है मैंने। इसके बाद लिखा है तुम नमकीन संभालो, मैं मिष्ठानों का उद्धार करूँ। गोल गोल गुटकों में मैं आलू चना भरो, गोल गोल गुटकों में आलू चना भरो। बूंदी भी कर लो, मीठी चटनी, भुना हुआ जीरा और बीकानेरी भुजिया। गुड़ को और भरो चटखारे, उसमें जीरा ही भर लो। मेरा काम चलेगा चमचम से, लड्डू गुलाब जामुन से। ठंडाई शरबत का होगा पान, पात्र को ढीला हिला कर। तुमने कहा मेरे भेजे सबों से। है छोले और भटूरे। छोले और भटूरे भी कुछ बुरे नहीं लगते हैं मुझको, लेकिन रवा मसाला डोसा, इडली की कुछ और बात। उपमा, वड़ा, पापड़म, पोंगल, सांभर चटनी के संग मिलते। दक्षिण भारत की विशेषता उसका भोजन दही भात है। इतना खाने पीने के उपरांत नींद तो आएगी ही, इतना खाने पीने के उपरांत नींद तो आएगी ही। उसे भगा दो प्यारे मित्रों, कॉफी के कप चाय। तुमने कहा न तो मुझे मेरे भेजे हुए समूह से, इसीलिए अब की भेजा है मैंने थोड़ा चला। बहुत बढ़िया। तो अब हमें, जैसा कि हमने कहा कि हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है, मीना जी को थोड़ी देर में निकलना है, तो हम रजनी से कुछ सुनेंगे और फिर मैं अगर समय रहा तो रजनी भार्गव का परिचय, चलिए मैं रजनी का परिचय नहीं करवाता हूँ कि एक बार मैंने 2 पंक्तियां कही थी कि तुम
सिर्फ एक पंक्ति में कुछ इस तरह समाती हो। एक पंक्ति में कहने की कोशिश की है कि तुम सिर्फ एक पंक्ति में कुछ इस तरह समाती हो, स्वयं अगरबत्ती सी सुलगती हो, मुझको महकाती हो। रजनी भारती। ये छोटी छोटी सी कविताएं हैं। तो इस कविता का शीर्षक है इस कोने से उस कोने तक, इस मकान से उस चौराहे तक, हर रोज बांध लगाती है जिंदगी, गली में कस्बे समाती है जिंदगी। धूप के साथ सरकती चारपाइयाँ, खोपचे वालों की एड़ियाँ, भुगती शकरकंदी, चने और मक्के, मोहल्ले के पक्के किस्से और सिलाइयों में बुनती कहानियाँ। धूप हर घर में झांक जाती है, दस्तक देकर सबको बाहर बुला लेती है, सांझ तारों को बुला लाती है, रात भोर का हाथ थामे गली में यूं ही फेरी लगाती है। इस ठिए से उस ठिए तक यूं तो बहुत चली है जिंदगी, फिर भी लगता है 2 पल में ही गुजर गई जिंदगी। ओरिगामी आप सब जानते होंगे, ये जापानीज आर्ट है। तो उसी के ऊपर है। और एक दिन ऐसे ही कमरे में बैठी हुई थी और हमारी खिड़की पर धूप पड़ रही थी, तो उसी धूप का खेल देखते हुए ये कविता है। तो धूप और पत्तों की ओरिगामी मेरी खिड़की पर बन रही है। सुबह के बदलते पहर मुड़ते खुदते खिड़की के कोने पर सीमित रह गए थे। उस ओरिगामी में रह गई थी अब एक मैना, एक पत्ती, एक टुकड़ा धूप। धूप सरकी, पत्ती टूटी, मैना उड़ गई और अब रह गया है सिर्फ कोरा कागज, दूसरे पहर के रंग में ढलने के लिए, नई ओरिगामी बनने के लिए। बस आखिरी सुनाती थी तो नाना जी की टोपी। ये मैं हर बार अब सुनाने लग गई, मैं खुद उससे तंग आ गई करके भी सुनाने का मन करता है। नाना जी हमारे जो कि जब भी आते थे तो पहले जितने भी बुजुर्ग लोग थे इतनी जल्दी कोई चीज़ अपनी फेंकते नहीं थे, तो उसको बहुत संभाल के रखते थे। तो नाना जी के पास भी एक टोपी थी और आप ही की तरह हो। तो नाना जी जब भी आते थे तो बोलते थे रजनी तो बस उसको ठीक कर दो, और मुझे कुछ नहीं करना होता था, बस कच्चा टांका उसमें देना होता था और फिर टोपी ठीक हो जाती। तो नाना जी उसके बाद इतनी तारीफ करते थे, इतनी तारीफ करते थे, तो उसी को लेकर ये कविता बनी। तो मैं नाना जी की टोपी चांद की किरण से सीखी थी, अंदर से टोपी उधड़ गई थी, उम्र में बड़ी हो गई, थकी हारी कुछ बेजान सी थी। जब आगे निकल जाते थे तो झूमर से लहराते थे, बड़े छोटे बेतरतीब से माथे पर नजर आते थे। टोपी अब भी भुगता थी, ऐसे लगता था जैसे कोई मनौती हो, दुआ सी असर करती थी, नाना जी को ठंड से बचाए रखती थी। चांद की किरण तिलस्मी होती थी, अंबर की परी नाना जी की सहेली होती थी। टोपी जब ठीक हो जाती थी, ढेरों आशीषों की बरसात होती थी। नाना जी के पास चांद की किरण होती थी, मेरे पास आशीषों की बरसात। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। चलिए अब शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू किया जाए? तो
चलिए मैं दो पंक्तियां जो मैंने आपको सुनाई, रजनी के लिए जो लिखी थी वो तो मैंने आपको सुनाई। दो पंक्तियां मैंने खुद के लिए लिखी थी, वो से शुरू करता हूं। वो परिचय की तरह है, उसमें मैंने वही बात कही है जो मेरे मन में है बिल्कुल। तो मैंने कहा कि न तो साहित्य का बड़ा ज्ञाता हूं, न तो साहित्य का बड़ा ज्ञाता हूं, न ही कविता की भाषा को जानता हूं। न तो साहित्य का बड़ा ज्ञाता हूं, न ही कविता की भाषा को जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं कवि हूं, क्योंकि जिंदगी के चंद भोगे हुए तथ्यों और सुखद अनुभूतियों को बिना तोड़े मरोड़े जो कि त्यों कह देना भर जाता हूं। वाह भैया, वाह भैया, वाह भैया। ये अब मैं आपको समझ नहीं आ रहा कि समय कम है, कौन सी कविताएं सुनाई जाए, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि अपनी हर तरह की कविता की एक छोटी छोटी सी वानगी में आपको। एक ज्योमेट्री वाली जरूर सुनाइए। कौन सी? वो जो ज्योमेट्री वाली आप ज्योमेट्री वाली। चलिए हाँ, मैंने कुछ गणित पे कविताएं लिखी थी, चलिए उसी से शुरू करते हैं फिर। ये तो मेरा, जैसा आपको शायद मालूम हो कि इंजीनियरिंग मेरा विषय रहा, तो गणित से मुझे प्रेम रहा, तो मैंने कुछ कविताएं लिखी और उसमें मैंने गणित के प्रतीकों का प्रयोग किया है। कुछ तो गणित में कुछ प्रेम कविताएं मैंने, और ये जो कविता है ये मुझे इसलिए भी ज़्यादा पसंद है कि ये मुझे गुलजार साहब के साथ पढ़ने का मौका मिला था, और मैंने जितनी भी कविताएं सुनाई थी उसमें से गुलजार साहब ने इसको विशेष रूप से पसंद किया था। तो शब्द आप जानते ही हैं, तो मैं समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। तो देखिए, चित्र देखिएगा कि मैं और तुम वृत्त की परिधि के अलग अलग कोनों में बैठे दो बिंदु हैं। परिधि कहते हैं सर्कमफ्रेंस को। मैं और तुम वृत्त सर्किल होता है, मैं और तुम वृत्त की परिधि के अलग अलग कोनों में बैठे दो बिंदु हैं। मैंने तो अपने हिस्से का अर्धव्यास पूरा कर लिया। अर्धव्यास, रेडियस। मैं और तुम वृत्त की परिधि के अलग अलग कोनों में बैठे दो बिंदु हैं। मैंने तो अपने हिस्से का अर्धव्यास पूरा कर लिया। क्या तुम मुझसे मिलने के लिए केंद्र पर आओगी? वाह भैया। अब देखिए, इसी में वृत्त और परिधि की बात चली तो एक दूसरी कविता लिखिए कि मैंने कई बार कोशिश की है तुमसे दूर जाने की। मैंने कई बार कोशिश की है तुमसे दूर जाने की, लेकिन मीलों चलने के बाद जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो तुम्हें उतना ही करीब पाता हूं। तो देखिए, अब इसको मैंने समझाने की भी कोशिश की है पूरे तर्क के साथ में कि मैंने कई बार कोशिश की है तुमसे दूर जाने की, लेकिन मीलों चलने के बाद जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो तुम्हें उतना ही करीब पाता हूं। तुम्हारे इर्द गिर्द वृत्त की परिधि बन के रह गया हूं। तो एक देखिए, इसी में गणित की बात चल रही है, तो मैंने एक कविता लिखी जिसमें गणित, आपको मालूम ही होगा कि 3 तरह की गणित होती है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। तो मैंने इसमें तीनों का समझने की कोशिश की है। देखिए, मुझे याद आती है तो कि अंकों की गणित और तर्क की ज्यामिति के दायरे में कैद जिंदगी एक कठिन प्रश्न बन गई थी। अंकों की गणित और तर्क की ज्यामिति के दायरे में कैद जिंदगी
एक कठिन समीकरण बन गई थी। तुम चुपके से आई और मेरे कान में बस इतना ही कहा, सुनो। तुम चुपके से आई और मेरे कान में बस इतना ही कहा, सुनो। और मुझे न जाने क्यों जिंदगी के सभी कठिन प्रश्न बड़े आसान से लगने लगे। हाँ, वाह भैया, वाह भैया। ये तो हुई गणित की कविताएं। तो एक चलिए अब बात चल रही है तो फिजिक्स की भी कविता हो जाए, भौतिक शास्त्र। तो उससे वो मुझे याद है, मैंने कहा कि तुम्हारे शब्द मुझ तक पहुंच ही कहां पाते हैं। तुम्हारे शब्द मुझ तक पहुंच ही कहां पाते हैं। अक्सर जमाने की जबरदस्ती ओढ़ाई गई चाशनी में फिसल के लौट जाते हैं। कभी कभी हम शब्दों को इतना मीठा बना देते हैं कि वो अपना अर्थ खो बैठते हैं। तो तुम्हारे शब्द मुझ तक पहुंच ही कहां पाते हैं। अक्सर जमाने की जबरदस्ती ओढ़ाई गई चाशनी में फिसल के लौट जाते हैं। तुम्हारे होठों के गोल होने से शुरू होकर, जब भी हम कोई बात कहते हैं तो पहले होठ गोल होते हैं, शब्द तो बाद में निकलते हैं। तो तुम्हारे होठों के गोल होने से शुरू होकर शब्दों के मेरे कान तक पहुंचने का समय एक युग के समान लगता है। एक युग के समान लगता है। सुना है प्रकाश की गति ध्वनि से तेज हुआ करती है। यही है लाइट ट्रैवल्स फास्टर कि सुना है प्रकाश, किताबों में पढ़ा था प्रकाश की गति ध्वनि से तेज हुआ करती है। शायद इसीलिए तुम्हारे आंखों से कहे बोल तुम्हारे शब्दों से पहले मेरी आंख की कोर तक पहुंच के ठहर जाते हैं। तुम्हारे शब्द मुझ तक पहुंच ही कहां पाते हैं। तुम्हारे शब्द मुझ तक पहुंच ही। तो चलिए ये हुई फिजिक्स की कविता। चलिए बात हो ही रही है तो अब बात करते हैं, थोड़ी सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे आते हैं। और जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात होती है तो जो हम जिसके बिना रह ही नहीं सकते, उस पे मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं। गूगल पर प्रेम कविताएं। तो गूगल का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं, लेकिन देखिए मैंने उसको क्या एक नया अर्थ देने की कोशिश की है। गूगल से मैंने प्रेम कविताएं लिखी हैं, बहुत छोटी छोटी सी हैं। तो मैंने कहा कि सुनो, क्या तुम्हारा नाम गूगल है? सुनो, क्या तुम्हारा नाम गूगल है? जो कि तुम में वो सब है जो मैं अक्सर ढूंढता रहता हूं। एक और देखिए, अगर आपने गूगल का इस्तेमाल किया है तो आप इससे रिलेट करेंगे कि मेरा सवाल पूरा करने से पहले ही 3 सुझाव और 5 उत्तर। मेरा सवाल पूरा करने से पहले ही 3 सुझाव और 5 उत्तर। तुम ना सचमुच में गूगल हो। एक और देखिए, कि मैं जिंदगी का हर एक कठिन प्रश्न गूगल से पूछने के बाद तुम्हारी ओर देखता हूं। मैं जिंदगी का हर एक कठिन प्रश्न
गूगल से पूछने के बाद तुम्हारी ओर देखता हूं और तुम जो भी कहती हो वही सच मान लेता हूं। गूगल, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? गूगल था। एक और देखिए इसी उसमें कि ऐसा नहीं कि मुझे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम। आप कंटिन्यू रखें। ऐसा नहीं कि मुझे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम, लेकिन कभी कभी एक लंबे एकांत और चुप्पी के बाद बस तुमसे बात करने को जी चाहता है। और एक आखिरी जो है, जो मुझे पसंद है, वीना जी ये आप बस सुन के जाइए 15 सेकंड और। तो ये मैंने कहा कि सुनो गूगल, दुनिया भर की किताबें पढ़ ली हैं तुमने, दुनिया भर की किताबें पढ़ ली हैं तुमने, हर सवाल का जवाब है तुम्हारे पास। दुनिया भर की किताबें पढ़ ली हैं तुमने, हर सवाल का जवाब है तुम्हारे पास। तो फिर बताओ वो मेरे बारे में क्या सोचती है? धन्यवाद। बाकी है। मौका मिला तो फिर जरूर